आज के वीडियो में उत्पादन एवं लागत के थर्ड पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और थर्ड पार्ट में है आगम या रेवेन्यू। आगम की परिभाषा, आगम के प्रकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आगम। वह विक्रय राशि जिसे कोई फर्म अपना उत्पादन बेचकर प्राप्त करती है आगम कहलाती है। यानी अगर कोई भी उत्पादक या फर्म अपने उत्पादन को बेचकर जो भी राशि प्राप्त करेगी उसको आगम कहते हैं। एक फर्म का आगम उसकी बिक्री, प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाले मौद्रिक प्राप्तियां हैं। यानी कोई भी उत्पादक अपने उत्पादन की बिक्री से जो मौद्रिक प्राप्तियां प्राप्त हो रही हैं उसको आगम कहते हैं। प्रत्येक फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उत्पादन लागत और विक्रय राशि के अंतर को लाभ कहते हैं। कोई भी फर्म या उत्पादक तब उत्पादन करेगा जब उसको लाभ प्राप्त होगा। अगर उसे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो उत्पादक और फर्म उत्पादन कार्य करना बंद कर देंगे। लाभ बराबर होता है आगम माइनस लागत। यानी रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट को घटा देते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लाभ निकाल सकते हैं। आगम में से लागत को घटाकर हम लाभ निकाल सकते हैं। कुल आगम। किसी फर्म का कुल आगम वस्तु की एक इकाई कीमत तथा कुल बिक्री की गई इकाइयों के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई भी उत्पादक 100 टीवी का उत्पादन कर रहा है और एक टीवी की कीमत 20,000 रुपया है, तो 100 टीवी को बेचने से जो उसको मुद्रा प्राप्त होगी कितनी होगी? 20 लाख रुपए के बराबर। तो 20 लाख कुल आगम होगा। तो कुल आगम को हम निकाल सकते हैं कैसे? कुल बिक्री से जो राशि प्राप्त हो रही है वो कुल आगम कहलाती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया, 100 टीवी को बेचने से 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 20 लाख रुपया यहाँ पर कुल आगम हो जाएगा। तो क्योंकि वो कुल बिक्री से प्राप्त राशि है। हम कुल आगम को कैसे निकाल सकते हैं? बिक्री की गई इकाइयाँ गुणा प्रति इकाई मूल्य। तो इस तरह से कितनी इकाइयाँ बिकी हैं और एक इकाई का मूल्य कितना है, दोनों को गुणा करेंगे, कुल आगम निकल जाएगा। तो कुल आगम का उदाहरण देखिए। एक विक्रेता वस्तु की एक इकाई 50 रुपये में बेचता है। यदि वो कुल 200 इकाइयाँ बेचता है तब इस दशा में, मतलब यहाँ पे हमें क्या दे रखा? एक वस्तु का मूल्य 50 रुपया दे रखा है और उस वस्तु का कुल कितनी इकाइयाँ बेच रहा? 200। तो कुल आगम कितना हो जाएगा? एक इकाई का मूल्य गुणा उस वस्तु की कितनी इकाई बेची गई है, तो 50 गुणा 200। दोनों को गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा? 1000 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से कुल आगम कितना हो गया? 1000 रुपया। तो इस तरह से क्या निकल जाएगा? कुल आगम निकल जाएगा। अब देखिए सीमांत आगम किसे कहते हैं? उत्पादक को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। तो उत्पादक को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। सीमांत आगम कुल आगम में परिवर्तन की दर को बताता है। सीमांत आगम में बराबर होता है कुल आगम में परिवर्तन में अगर हम वस्तु की मात्रा में परिवर्तन का भाग दे देते हैं तो सीमांत आगम निकल जाता है। तो इस तरह से हम सीमांत आगम निकाल सकते हैं। औसत आगम। उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम औसत आगम कहलाता है। औसत आगम हमेशा वस्तु की प्रति इकाई कीमत को व्यक्त करता है। तो इस तरह से उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम औसत आगम कहलाता है। औसत आगम को कैसे निकालते हैं? औसत आगम को निकालने के लिए कुल आगम में अगर बिक्री की गई इकाइयों का भाग दे देते हैं तो औसत आगम निकल जाता है। औसत आगम बराबर कुल आगम बट्टे बिक्री की गई इकाइयाँ।
तो इस तरह से औसत आगम या कीमत निकाल सकते हैं। अब देखिए, औसत आगम वक्र को मांग वक्र क्यों कहते हैं? औसत आगम से अभिप्राय वस्तु की बिक्री से विक्रेता को प्राप्त प्रति इकाई आय से है। दूसरी ओर कीमत से आशय है क्रेता द्वारा वस्तु के खरीदने पर किया गया प्रति इकाई भुगतान। चूंकि विक्रेता को वही प्राप्त होता है जो क्रेता भुगतान करता है, अतः प्रति इकाई आगम और प्रति इकाई कीमत एक ही बात है। यही कारण है कि औसत आगम वक्र और फर्म की वस्तु का मांग वक्र भी एक ही होता है। यानी क्रेता द्वारा वस्तु के एक इकाई खरीदने पर किया गया भुगतान बराबर कितना होता है? विक्रेता को प्राप्त प्रति इकाई आय जो होती है वो उसके बराबर होता है। औसत आगम और कीमत एक है, अर्थात औसत आगम को ही कीमत कहते हैं। औसत आगम रेखा ही मांग रेखा होती है, क्योंकि औसत आगम का मतलब ही कीमत से है। सीमांत आगम कब शून्य और ऋणात्मक होता है? एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता के बाजार दशाओं में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है, किंतु पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में यह स्थितियां संभव नहीं है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत स्थिर होती है तथा औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है। औसत आगम कभी शून्य नहीं होता, जिसके कारण पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम कभी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकता। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता के बाजार में सीमांत आगम शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है। उद्योग द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है और इस निर्धारित कीमत को फर्म दिया हुआ मानकर वस्तु की कितनी भी मात्रा का उत्पादन एवं विक्रय कर सकती है। पूर्ण लोचदार मांग वाले पूर्ण प्रतियोगी बाजार में औसत आगम एवं सीमांत आगम परस्पर बराबर होते हैं। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसको ग्राफ से देखिए, नीचे दिया है OX अक्ष है ये और इधर OY अक्ष है। OX में बिक्री की गई मात्रा है और OY अक्ष में AR या इसको कह सकते हैं औसत आगम या प्रति इकाई कीमत को दर्शाता है। अब इसमें जो ब्लू कलर से लाइन दिखाई गई है ये OX के समानांतर है या OX के पैरेलल लाइन है। ये क्या दिखा रही है? पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में औसत आगम बराबर होता है सीमांत आगम के। AR का मतलब हो गया है एवरेज रेवेन्यू और MR का मतलब हो गया है मार्जिनल रेवेन्यू, या औसत आगम बराबर सीमांत आगम के होता है। इसलिए दोनों के लिए ही एक सीधी लाइन होती है। मतलब इसमें क्या है, मूल्य तो निश्चित है लेकिन बिक्री की मात्रा बढ़ते जा रही है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में है। ऐसा सीमांत आगम और औसत आगम को हम ये तालिका के द्वारा या टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें 4 कॉलम दिए हैं। पहले में दिया है बिक्री की मात्रा, दूसरे में प्रति इकाई कीमत या इसको औसत आगम भी कहते हैं, दूसरा है कुल आगम और तीसरा है सीमांत आगम। तो पहले में देखिए, अगर पहली इकाई बिक रही है, इसकी कीमत 10 रुपया है, कुल आगम 10 रुपया होगा। एक वस्तु की बिक्री से 10 रुपया मिल रहा है, तो सीमांत आगम कितना हुआ? 10 में से 0 माइनस करेंगे 10 हो गया। इसी तरह से दूसरी इकाई बिक रही है, 2 इकाइयाँ बिक रही हैं, कीमत है 10 रुपया और कुल आगम कितना हो गया? 10 को 2 से गुणा कर देंगे 20 रुपया, और सीमांत आगम 20 में से 10 को माइनस कर देंगे 10 रुपया। इसी तरह से तीसरी इकाई के भी मूल्य 10 रुपया है, कुल आगम 30 रुपया हो गया और सीमांत आगम 30 में से 20 को माइनस कर देंगे 10 रुपया। तो इस तरह से देखिए AR या प्रति इकाई कीमत और सीमांत आगम बराबर है, या औसत आगम और सीमांत आगम बराबर है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और कुल आगम के बीच में संबंध। तो देखिए, कुल आगम बराबर होता है कीमत
गुणा बिक्री की मात्रा। कीमत का मतलब हो गया औसत आगम से, क्योंकि औसत आगम कीमत के बराबर होता है। तो कुल आगम बराबर कितना हो गया, औसत आगम गुणा बिक्री मात्रा, या इसको हम कह सकते हैं कीमत गुणा बिक्री मात्रा। यह कुल आगम बराबर सीमांत आगम का योग। इसमें लिखा है टी आर बराबर सिग्मा एम आर। टी आर का मतलब है टोटल रेवेन्यू। कुल आगम बराबर कितना हो गया, सीमांत आगम को जोड़ दें। सिग्मा मतलब सबका जोड़ से होता है। एकाधिकार में आगम वक्र। एकाधिकार की अवस्था में औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि एकाधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा का विक्रय करना चाहे तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यदि एकाधिकारी वस्तु की अधिक कीमत लेना चाहे तो वह कम मात्रा का विक्रय कर सकेगा। अर्थात एक एकाधिकारी की वस्तु की मांग तथा कीमत में विलोम संबंध होता है। यानी वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो वस्तु की बिक्री कम मात्रा में होगी। एकाधिकार में आगम वक्र कैसा होता है, इसको ग्राफ से देखिए। इसमें ओ एक्स अक्ष में दिया है वस्तु की मात्रा और ओ वाई अक्ष में दिया है वस्तु की कीमत। यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है ये औसत आगम या ए आर इसको कह सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ ब्लू रंग से दिखाया है, पर्पल रंग से, और सीमांत आगम का ग्राफ ग्रीन रंग से दिखाया है। दोनों ग्राफ बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिरते हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीमत जब ज़्यादा है वस्तु की मांग कम हो रही है। जैसे जैसे कीमत बढ़ते जाए कम होते जाएगी वस्तु की मांग बढ़ते जाएगी, या जो वस्तु की बिक्री है वो ज़्यादा होते जाएगी। अब इसमें देखिए एम आर ग्राफ जो है ये, या सीमांत आगम ग्राफ औसत आगम ग्राफ से हमेशा नीचे होता है। यह कह सकते हैं सीमांत आगम तेजी से गिरता है और औसत आगम भी गिर रहा है, लेकिन सीमांत आगम से कम तेजी से गिरता है। एकाधिकार के अंतर्गत फर्म वस्तु की कीमत को कम करके अपनी बिक्री को बढ़ा सकती है, जिसके कारण प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम घटता जाता है, किंतु सीमांत आगम की दर औसत आगम में कमी की दर से अधिक होती है। अगर एकाधिकार में बिक्री को बढ़ाना है तो कीमत को कम करना होगा, और कीमत ज़्यादा रखी जाएगी तो उस समय बिक्री वस्तु की बिक्री कम हो जाएगी। तो इस तरह से एकाधिकार में सीमांत आगम की दर औसत आगम में कमी की दर से अधिक होती है। इसको देखिए इस टेबल से समझ सकते हैं। यहाँ पे 4 कॉलम दिए हैं। पहले में इकाइयों की संख्या बिक्री, दूसरे में कुल आगम, और तीसरे में औसत आगम, और चौथे में सीमांत आगम। तो पहला है इकाइयों की बिक्री। एक इकाई बिक रही है तो कुल आगम 40 राशि के बराबर है, औसत आगम भी 40 है और सीमांत आगम भी 40 है। 2 इकाइयाँ बिक रही हैं तो कुल आगम 76 हो गया, औसत आगम कितना हो गया 76 में हम इसकी इकाई से भाग दे देंगे 2 से, कितना आ गया 38। सीमांत आगम निकालने के लिए करेंगे कुल आगम 76 में से 40 को माइनस कर देंगे, कितना निकल गया 36। इसी तरह से तीसरी इकाई की बिक्री में देखिए 108 इसका कुल आगम है, औसत आगम कितना हो गया 108 में 3 से भाग दे देंगे 36 आ गया, और सीमांत आगम निकालने के लिए क्या करेंगे 108 में से 76 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 32। तो इस तरह से हम ये पूरी टेबल से हम एकाधिकार में आगम को समझ सकते हैं। तो इस टेबल से हमें पता चलता है एकाधिकारी दशा में प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की बिक्री के लिए औसत आगम घटता है, जिसके कारण कुल आगम बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से बढ़ता है। यानी आगम तो बढ़ रहा है लेकिन उसके बढ़ने की दर कम होते जा रही है। तो इस तरह से ये टेबल से औसत आगम किस तरह से घट रहा है इसका पता चलता है। देखिए इस ग्राफ में कुल आगम टी आर से दिखाया गया है, औसत आगम ए आर से दिखाया गया है, और सीमांत आगम एम आर से दिखाया गया है। टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू, ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू, एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू।
मतलब कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। देखिए अभी टेबल में देखा हमने, शुरू में कुल आगम बढ़ रहा है, पर्पल कलर से दिखाया गया है ग्राफ में, ध्यान से देखिए। कुल आगम शुरू में बढ़ रहा है, उसके बाद स्थिर हो गया है करीब, और इसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे की ओर को गिरता है। ये कुल आगम है। औसत आगम देखिए ये कम होते जा रहा है, ये नीचे को, इसका ग्राफ आ रहा है बाएं से दाएं की ओर को गिर रहा है, इसका मतलब ये कम होता जा रहा है। और सीमांत आगम देखिए, सीमांत आगम क्या हो रहा है, ये ग्रीन लाइन से दिखाया गया है सीमांत आगम को, ये गिरता जा रहा है। ये OX जो अक्ष है इसके नीचे आ जा रहा है ये ग्राफ। इसका मतलब क्या हो गया, शुरू में सीमांत आगम धनात्मक है, इसको धनात्मक सीमांत आगम कहते हैं, और इसके बाद ये शून्य सीमांत आगम है, और इसके बाद ऋणात्मक सीमांत आगम है। औसत आगम ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन सीमांत आगम धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जब सीमांत आगम शून्य होता है, कुल आगम अधिकतम होता है। इसे ऑरेंज लाइन से दिखाया है, देखिए जहाँ पे ये नीचे है शून्य सीमांत आगम, और ऊपर की लाइन में जहाँ पे ये कुल आगम को दिखा रहा है, तो ये कुल आगम अधिकतम तब होता है जब सीमांत आगम शून्य होता है। जैसे जैसे सीमांत आगम ऋणात्मक होता है, कुल आगम कम होना शुरू हो जाता है। कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम में संबंध। सबसे पहला है, बिक्री की पहली इकाई के लिए औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आगम परस्पर बराबर होते हैं। अभी टेबल में देखा था, कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम पहली इकाई के लिए बराबर थे। दूसरा, जब तक सीमांत आगम धनात्मक है, कुल आगम बढ़ता है। तीसरा, जब सीमांत आगम शून्य होता है तब कुल आगम अधिकतम हो जाता है। अभी ग्राफ से देखा था इसको, सीमांत आगम शून्य होने पर कुल आगम अधिकतम होता है। जब सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाता है तो कुल आगम घटने लगता है। तो इस तरह से सीमांत आगम के ऋणात्मक होने पर कुल आगम कम होने लगता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र। एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार दशा में प्रतियोगी फर्में समरूप वस्तुएं उत्पादित न करके निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। ऐसी बाजार दशा में एक फर्म कीमत घटाकर दूसरी फर्मों के ग्राहक छीन सकती है। इसी प्रकार एक फर्म द्वारा कीमत बढ़ाए जाने पर उसके अनेक ग्राहक दूसरी फर्म की ओर चले जाते हैं, क्योंकि ग्राहक की ये प्रवृत्ति होती है कि कम कीमत पर वस्तु को खरीदे। इसलिए यदि एक फर्म कीमत बढ़ाती है तो ग्राहक दूसरे फर्म की ओर चले जाते हैं। अब इसको ग्राफ से समझिए। एकाधिकारी प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम का ग्राफ, यहाँ पे OX अक्ष है और OY अक्ष है। इसमें ग्राफ देखिए, औसत आगम और सीमांत आगम का नीचे की ओर को, बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिर रहा है। लेकिन इसमें जो ग्राफ है ये एकाधिकार में जो सीमांत आगम और औसत आगम ग्राफ की तुलना में ज़्यादा चपटा ग्राफ है। औसत आगम के ग्राफ को यहाँ ब्लैक रंग से दिखाया गया है और सीमांत आगम के ग्राफ को ऑरेंज रंग से दिखाया गया है। सीमांत आगम जो है ये औसत आगम से कम होता है, यानी सीमांत आगम औसत आगम की तुलना में तेजी से गिरता है। लेकिन ये ग्राफ एकाधिकार की तुलना में अधिक चपटा होता है, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, बाएं से दाएं की ओर गिरता है ये ग्राफ। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में संबंध। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों बाजारों में औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है, और औसत आगम सीमांत आगम दोनों रेखाएं नीचे गिरती हैं, किंतु सीमांत आगम के गिरने की गति औसत आगम की तुलना में अधिक तेज है। एकाधिकार की तुलना में एकाधिकारी प्रतियोगिता में सीमांत आगम रेखा और औसत आगम
रेखा अधिक चपटी होती है। तो इस तरह से एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है। औसत आगम और सीमांत आगम दोनों रेखाएं बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिरती हैं, लेकिन सीमांत आगम के गिरने की गति औसत आगम के गिरने की गति से अधिक होती है। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में सीमांत आगम और औसत आगम का ग्राफ दिखाया गया है। पहले ग्राफ में देखिए, यह है पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम औसत आगम के बराबर होता है। यहाँ पे E बराबर इन्फिनिटी लिखा है, अनंत, या यहाँ पे कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र पूरी तरह लोचदार होता है। ये x अक्ष के समांतर होता है। दूसरा है एकाधिकार में सीमांत आगम और औसत आगम। यहाँ पे E बराबर या तो 1 के होता है या 1 से कम होता है। तो इस तरह से एकाधिकार में मांग वक्र कम लोचदार होता है और यहाँ पे दोनों ग्राफ नीचे की ओर को गिरते हैं, बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिर रहे हैं। तीसरा है एकाधिकारी प्रतियोगिता में, यहाँ पे जो E बराबर E जो है ये 1 से अधिक होता है, या मांग की लोच 1 से अधिक होती है और यहाँ पे औसत आगम और सीमांत आगम का ग्राफ चपटा होता है। अब है विभिन्न बाजारों में मांग वक्र की तुलना। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र पूरी तरह लोचदार होता है और अक्ष के समांतर होता है। दूसरा है एकाधिकार में मांग वक्र कम लोचदार होता है और बाएं से दाएं नीचे गिरता है। तीसरा है एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग वक्र अधिक लोचदार होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता है, लेकिन एकाधिकारी मांग वक्र की तुलना में अधिक चपटा होता है। तो इस तरह से एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग वक्र नीचे गिरता है। अब है आगम वक्रों का महत्व। सबसे पहला फर्म लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में है, इसका पता चलता है आगम वक्रों की सहायता से। दूसरा है फर्म के संतुलन बिंदु निर्धारण में सहायक है। तीसरा है फर्म पूर्ण क्षमता पर कार्य कर रही है अथवा नहीं कर रही है, इसका पता चलता है आगम वक्रों से। तो इस तरह से पूरे वीडियो में आपने कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम की अलग अलग प्रतियोगिताओं में ग्राफ के बारे में जाना तथा किस तरह से कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम को निकालते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो जैसे कुल आगम का मतलब हो गया कुल एक फर्म या उत्पादक को अपनी समस्त उत्पादित वस्तुओं को बेचने से जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहते हैं। औसत आगम का मतलब है एक उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तुओं की संख्या से कुल आगम को विभाजित करने पर औसत आगम प्राप्त होता है। सीमांत आगम